इसको बंद कर देना। ठीक है, कनेक्ट हो चुके हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल। पॉलिटी की सीरीज अपनी चल रही है और थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स के हिसाब से ही निपटाया जा रहा है इसको। बाकी ऑनलाइन वालों को कल जवाब मिल गया होगा जिन्होंने मैसेज किया था। अदर लोग जो भी नए लोग जुड़ेंगे वो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप ऑनलाइन वालों के लिए अलग है, उसको ज्वाइन करिए और अपनी क्वेरी उस पर छोड़िए। जो भी हो आप बात कर सकते हैं। डायरेक्ट 1-to-1 मेंटरशिप भी चल रही है, जिसको भी गाइडेंस चाहिए वो भी ये काम कर सकता है। अपना मैसेज छोड़िए और आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। कल हम लोगों ने संविधान के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था। आज प्रीएम्बल को समझना है। प्रीएम्बल की चर्चा करनी थी। प्रीएम्बल क्या होती है, प्रीएम्बल क्यों लाई गई, प्रीएम्बल संविधान का भाग है कि नहीं है, क्योंकि इस पर डिबेट रही है। प्रीएम्बल में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इन सब शब्दों पर चर्चा करनी होती है। और बेसिक क्लास में तो सब कुछ लिखा ही दिया था, एक तरफ से सब दिखाया गया। और बाकी आज आपको समझा देते हैं एक शब्द को। साथ साथ में आप पिन पॉइंट नोट्स लिखते जाइएगा, क्योंकि जो लिख रहे हैं यही लास्ट में आपको काम आता है प्रीलिम्स के टाइम पे, जो एक एक शब्द में लिखते चले जाते हैं। बाकी चीज़ें तो आप जान ही रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जाननी है वो साइड में लिखी रहेंगी, उनको आप पढ़ते जाइएगा। जब भी भूलें, कभी भी लगे कि हाँ भूल गए, तो आप फाउंडेशन बैच वाली कॉपी उठाइए, उसमें सारा कुछ पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ है। उद्देश्य का उम्मीद करते हैं, कल भी कहा था, अब तो याद ही हो गई होगी। क्या है उद्देश्य का, कैसे, ये पूरा इधर लिखा हुआ भी है। जिसको नहीं आ रहा है उद्देश्य का, उम्मीद करते हैं पढ़ें। ये कवर कर लेना है जिनको नहीं पता है। उद्देश्य का याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ऐसे समझ में नहीं आती। क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं मेन वो आते कहाँ से, ये जैसे ये लिखा होगा न्याय के बारे में पूछ लेगा, किस तरीके के न्याय की चर्चा, भी क्वेश्चन दिखाएंगे। क्वेश्चन भी आज लेकर आए, इसीलिए क्वेश्चन लेकर आए। स्वतंत्रता के बारे में, समता के बारे में, इन सबसे पूछ लेगा किस तरीके की समता है। जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता है। और न्याय की बात करेगा तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इनकी बात करेगा। तो ये न्याय के कुछ टॉपिक होते हैं। ऐसे ही पूछेगा कितने प्रकार की न्याय की चर्चा थी। और एक दो क्वेश्चन आए हैं, पूछा है 2017 में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, उसमें पूछा है कि 1950 में उद्देशिका का प्रारूप कैसा था, उद्देशिका में कौन कौन से शब्द निहित थे। 1950 की बात की है। और 1950 में उद्देशिका में क्या था, तो आपको पता है कि हम लोगों ने पंथ समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी शब्द को जोड़ा, ये शब्द जोड़ा, प्लस अखंडता शब्द को जोड़ा। क्योंकि समाजवादी शब्द नहीं था इससे पहले, ये तो बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जब जोड़ा गया, तब की बात थी। अगर आपको ये देख के पता चल जाना चाहिए कि हाँ 1950 में समाजवादी शब्द नहीं था, अखंडता शब्द नहीं था, जब ये शब्द आ जाए तब आपको ये दो शब्द जहाँ मिले उनको हटा दीजिए, तो आपको आंसर सही हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, संशोधन के माध्यम से लाए गए। तो अब प्रीएम्बल की चर्चा कर लेते हैं एक प्लेन पेज से, क्योंकि इस पे लिखने की आदत है नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। ये कहाँ से आ गया, ठीक है। साथ साथ में लिखते चलिए और देखते रहिए। उद्देशिका, अच्छा लोगों को ये भी लगता है ना कि वीडियो तो चल ही रहा है, क्लास में जो भी छूटेगा वीडियो बाद में देख ही लेंगे। और अब जो फाउंडेशन में कर चुके हैं उनको भी लगता है क्या ही अलग पढ़ा देंगे। वाइट नहीं दिख रहा है, सबको सफेद हो जा रहा है। उद्देशिका, उद्देशिका क्या है, उद्देशिका में पढ़ने वाले क्या क्या है। एक तो ये उद्देशिका क्या है, उद्देशिका क्या बताती है, वास्तव में हमारी राज्य व्यवस्था के बारे में बताती है, राज्य व्यवस्था। साथ ही साथ बताती है उद्देश्य हमारे संविधान निर्माताओं के, साथ ही साथ ये भी बताती है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, कैसे जनता की सेवा की जाए, कैसे जनता या देश को आगे बढ़ाया जाए, उनके उद्देश्यों को बताती है।
बेसिकली जन कल्याण था, लोगों को समानता, सामाजिक न्याय, इन सबको आगे बढ़ाना था। इसलिए हम उद्देशिका बेसिकली उद्देश्य ही बताती है संविधान का आगे क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो उद्देशिका एक तो है क्या रहेगी, दूसरा राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, तीसरा उसके उद्देश्य क्या होंगे, इन शब्दों पे चर्चा करेंगे। तो क्या है उद्देशिका? उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है, और अभिन्न अंग होने के साथ साथ उद्देशिका देश के हमारे जो चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, साथ ही साथ संविधान निर्माता हो, उनके उद्देश्य को बताती है, उनके विजन को बताती है कि उनका विजन क्या था। उनका विजन था सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना, विचार, अद्वित, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। ये सारे उद्देश्य थे कुछ ना कुछ। देश में भाईचारा बढ़ाकर रखना, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, ये था हमारे संविधान निर्माताओं का विजन। उसी आधार पर हम ये समझते हैं कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग के रूप में शामिल रही। और उद्देशिका जब शामिल रही उसके पहले कई सारे डिसीजन आए कि हाँ उद्देशिका संविधान का अंग है कि नहीं है, इन पे खूब डिबेट चली। तो 1960 के दशक से पहले तक की माना जाता था कि उद्देशिका जो थी वो संविधान का पहले मानते थे भाग है। बाद में 1960 में बेरूबारी केस आया और उसमें राष्ट्रपति ने सलाह मांगी क्या उद्देशिका संविधान का भाग है कि नहीं है। क्लियर नहीं दिख रहा है आई थिंक कैमरे में, बड़ी दिक्कत है, मैच करना पड़ता है कलर पूरे कैमरे के हिसाब से। अब दिख रहा है 1960 से पहले। उसके बाद राष्ट्रपति ने सलाह मांगी कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है, तो फिर इस सलाह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, ये माना सुप्रीम कोर्ट ने। 1960 से लेकर 1973 तक ये बात चलती रही कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। 1973 जब केशवानंद भारती केस आया 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को खारिज कर दिया और कहा उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, क्योंकि यह संविधान के देश के सारे उद्देश्यों को समझाती है। हमारी राज्य व्यवस्था का उद्देश्य कैसा होगा, कैसे शासन प्रणाली चलेगी, सब कुछ हमारी उद्देशिका बताती है। तब से 1973 केशवानंद भारती केस के बाद से उद्देशिका को हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग माना जाता रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि उद्देशिका संविधान का मूलभूत अंग है। इसमें संशोधन ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ जा रहा हो। संशोधन कर सकते हैं, अभी तक एक ही संशोधन हुआ 1942 में, अभी वो भी चर्चा करेंगे। तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, और संशोधन करेंगे भी तो जो भी संशोधन होगा वो हमारी मूल भावना के विपरीत नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ उद्देशिका क्योंकि संविधान की आत्मा है, और साथ ही साथ संविधान की एक तरीके से देखा जाए हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर पूरा संविधान आपको पता चल जाता है कि संविधान क्या होगा, कैसा होगा, उसकी राज्य व्यवस्था। अब जब ये आप देखते हैं कि हमारा संविधान धर्म पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सीधे सीधे पता चलता है कि देश का संविधान होगा कैसा। एक तो लोकतांत्रिक है, दूसरा पंथ निरपेक्ष है, और गणराज्य है। लोकतंत्र होने के साथ साथ हम गणराज्य भी हैं। तो ये जब चर्चा करता है तो हमें पता चलता है कि हमारा संविधान वास्तव में उसका विजन क्या है, संविधान कैसा होगा, और साथ ही साथ संविधान की शासन प्रणाली कैसे चलेगी, ये उद्देशिका ही बताती है। तो एक तरीके से देखा जाए कि हमारी जो उद्देशिका है वो जन्म कुंडली है, हॉरोस्कोप है हमारी संविधान की। तो इसको अभिन्न अंग है, अलग करके नहीं देखा जा सकता, परंतु ये लागू नहीं रहेगी। इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है कि इसको जाके कोर्ट में लागू करवाना है, विधिक प्रभाव नहीं है। बस ये है कि जब भी कोई भी संविधान की व्याख्या करते समय किसी भी शब्द पर संशय आएगा कि इस शब्द की व्याख्या क्या होगी, समझ में नहीं आ रहा, ना तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है, ना राष्ट्रपति को या किसी और को समझ नहीं आ रहा, उस समय संविधान की व्याख्या वही होगी जो उद्देशिका में लिखे गए शब्दों के आधार पर वर्णन किया जाएगा। उद्देशिका में लिखे गए शब्दों के आधार पर उसका निष्कर्ष निकलेगा, उद्देशिका वही होगी, ये कहा गया संविधान में। तो अभी संविधान का भाग है, विधिक रूप से लागू नहीं है, लेकिन जब भी कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो ये माना जाएगा कि उद्देशिका के आधार पर ही निर्णय लिया गया। कोई भी विषय या संविधान का कोई भी सब्जेक्ट उसमें फंसता है, कोई भी टॉपिक फंसता है, नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो उसका वर्णन वही होगा जो उद्देशिका में वर्णित है, लिखा गया। समझ गए बात? क्या है, समझ गई बात? अब उद्देशिका और क्या बता रही है? उद्देशिका दूसरी बात बताती है संविधान लागू कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, ये बता रही है। लागू होने की तिथि बताती है कि कब लागू हुई थी। दूसरी ये बताती है कि शक्ति का स्रोत कौन होगा, हम भारत के लोग। संविधान की शक्ति का स्रोत कौन होगा, उद्देशिका ये भी बताती है कि उद्देशिका बताती है संविधान की शक्ति का स्रोत। क्वेश्चन आ चुके हैं, संविधान की शक्ति के स्रोत कौन होगा, उद्देश्य हमारे, हम भारत के लोग, यानी हम लोगों ने संविधान बताइए। पूरा संविधान थोड़ी लागू हुआ, उद्देशिका के आधार पर माना जाता है। पूरा लागू बन गया था, लागू नहीं हुआ था।
बनने की बता रहे हैं बात। ये इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था 50 में, बाकी गया है लागू होने के लिए। इस पे हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ हो चुके थे, तो ये माना जाता है संविधान के लागू होने की तारीख। और साथ ही साथ ये बताता है कि शक्ति का स्रोत कौन होगा। तो शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग हैं संविधान में शक्ति का स्रोत। दूसरी बात बताता है कि राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा। कैसा स्वरूप है? देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये बता रहे हैं। तो स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये चर्चा करता है संविधान का स्वरूप, हमारे उद्देश्य का बता रही है। बताइए। अब एक एक शब्द को हम लोग समझते हुए चलेंगे, इनका क्या क्या मतलब है। एक तो हो गया प्रभुत्व संपन्न की बात। तो पहला शब्द हमारे सामने है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब, ये शब्द लिखे हुए होंगे फाउंडेशन में। राजनीतिक आधार पर निर्णय लेने की क्षमता, राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर, कितने आधारों पर हम लोग बांटते हैं राज्य को। कोई भी प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा तो राज्य के स्वरूप होंगे कुछ ना कुछ। तो राज्य कैसे हो सकते हैं? एक तो निर्णय लेने के आधार पर, अपने डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में राज्य कैसे हो सकते हैं? निर्णय लेने के आधार पर। एक तो हो गया उपनिवेश, अधिराज्य, दूसरा हो गया डोमिनियन, जिसको बोलते हैं। हिंदी में अधिराज्य। ये कलर दिख रहा है आप लोगों को कि ऐसा तो नहीं अजीब लग रहा कुछ? अधिराज्य। तीसरा स्वतंत्र, या कहें प्रभुत्व संपन्न। ये होती हैं कुछ राज्य इस आधार पर, अगर देखा जाए डिसीजन मेकिंग के आधार पर, राज्य जो निर्णय लेते हैं उन आधारों पर। उपनिवेश या औपनिवेशिक राज्य कैसे होते हैं? जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी थी हम लोग। अब ब्रिटेन की जब कॉलोनी थे तब हमारे निर्णय लेता कौन था? ब्रिटेन। तब हम क्या प्रभुत्व संपन्न थे? डिसीजन अपने मन से ले पा रहे थे? नहीं ले पा रहे थे। तो निर्णय हमारे आधार पर लेता था ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ही निर्णय ले रहा था, तब हम प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। जब हमारे निर्णयों को कोई प्रभावित करे तब हम प्रभुत्व संपन्न नहीं होते। हमारे डिसीजन एकदम से ऐसे होने चाहिए कि हम जो कहें मेरी मर्जी है, जैसा मैं चाहूँ वैसा करूँ, वो होता है प्रभुत्व संपन्न। चाहे कोई भी इफेक्ट हो, गलत हो या सही हो, पर हमारे निर्णय हमें खुद लेने चाहिए, तो होता है प्रभुत्व संपन्न। आपको कोई भी प्रभावित कर रहा है तो वो गलत है। बताइए, कुछ पूछना चाहते? दूसरा डोमिनियन स्टेट। 1950 तक, जब तक संविधान लागू नहीं हो पाया था पूरी तरीके से, कुछ कुछ प्रावधान लागू हो गए थे पहले, जब तक लागू नहीं हुआ तब तक हम ब्रिटेन के डोमेन थे। आज़ाद हो गए थे 1947 में। आज़ादी के बाद ब्रिटेन ने कहा कि जब तक आप सरकार स्थापित नहीं कर लेते, आप अपनी संविधान मतलब पार्लियामेंट गठित नहीं कर लेते, तब तक के लिए आप एक डोमिनियन स्टेट रहेंगे। आप भारत एक डोमिनियन रहेगा, अधिराज्य रहेगा। और अधिराज्य रहने के साथ साथ आपको जब भी कोई निर्णय लेना होगा उसमें आपकी शक्ति है, आप निर्णय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर अंतिम अधिकार होगा, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा ब्रिटेन से। ये होगा अंतिम अधिकार होगा ब्रिटेन के पास, आप अपने निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पे निर्णय अपने खुद ले ही नहीं सकते, उपनिवेश में कोई निर्णय नहीं लेंगे। जो भी निर्णय लेगी वो औपनिवेशिक सरकार लेगी, यानी ब्रिटेन लेगा। पर डोमिनियन के मामले में क्या हुआ कि आप अपने निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होगी ब्रिटेन के पास। ये होता है 1950 तक रहे। फिर हम जब स्वतंत्र हो गए, प्रभुत्व संपन्न। अब 1950 के बाद से कोई भी निर्णय, जो भी निर्णय लिया जाएगा वह हमारी संविधान के आधार पर, हमारे देश की जनता ने क्योंकि संविधान को प्रभुत्व संपन्न बनाया है, सरकारों को प्रभुत्व संपन्न बनाया है, इसलिए कोई भी
निर्णय बाहरी हस्तक्षेप से परे रहेगा। सभी अपना निर्णय खुद से ले सकेंगे, जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो देश के नागरिक हों, सभी अपना निर्णय ले सकेंगे। कोई भी निर्णय बाहरी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं रहेगा, चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, किसी से हम प्रभावित होकर निर्णय नहीं लेते। आजकल देख ही रहे हैं कितने अच्छे से निर्णय लेते हैं। अमेरिका कहता है रसिया से ऑयल नहीं खरीद सकते, हम खरीदते हैं, कुछ भी करो खरीदते हैं। तो एस जयशंकर का इंटरव्यू देखिए, सीधे सीधे बोल देता है वो, कहता है कि अगर लगता है सबको, जैसे पूछा गया कि काउंटर पार्ट बैठे हुए थे यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी, वहाँ विदेश मंत्री जो होते हैं उनको फॉरेन सेक्रेटरी बोलते हैं, उनका कहना था कि ये तो गलत तरीका है कि अगर अमेरिका कहता है कि जो मना कर रहा है आप वही कर रहे हैं, आपने रूस से लगातार पेट्रोलियम आयात किया, गलत तरीका है, ये कहा गया। वहाँ मीडिया पूछ रही थी, उनका कहना था कि हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। ये तो आपको आलोचना करने के बजाय हमारी तारीफ करनी चाहिए कि इतने डाइवर्सिफाई वर्ल्ड में इतनी समस्याएं चल रही हैं, उसके बाद भी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि हम रसिया से भी खरीद ले रहे हैं, कतर से भी खरीद ले रहे हैं। कतर हमारा बहुत बड़ा LNG का मंगाते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं कतर से। कतर मतलब सबसे मोस्ट जो LNG आती है, लिक्विड नेचुरल पेट्रोलियम गैस है, वो सबसे ज़्यादा कतर से आती है। तो वहाँ से मंगाना, कतर से मंगाना, सऊदी अरब से मंगाना, उसके साथ साथ अमेरिका से भी इंपोर्ट कर ले रहे हैं। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, तो किसी के मना करने के बाद भी हम नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब हम प्रबुद्ध संपन्न हैं। अगर हम ये होता है कि अमेरिका ने मना किया, हम मान गए बैठ कर कि नहीं अब नहीं करेंगे, तो हम प्रबुद्ध संपन्न नहीं है, अपने निर्णय खुद नहीं ले पा रहे। तो ये इस मामले में एस जयशंकर के आप देखेंगे इंटरव्यू तो बोलते हैं ये तो मैं स्मार्ट इनफ हूँ इस मामले में कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। इस बात के लिए आपको एडमायर करना चाहिए, ये नहीं कि आपको आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये तरीके तो प्रबुद्ध संपन्न स्टेट कौन सा होगा? जो अपने निर्णय खुद ले सकता है। ये बात समझ गए? अब प्रबुद्ध संपन्न समझ में आ गया। फिर आया समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य क्या होता है? राज्य किस आधार पे होंगे? पूरा लिख के आर्थिक आधार पर। राज्य किस आधार पर होंगे? आर्थिक प्रणाली के आधार पर। पहला किस आधार पे थे? डिसीजन मेकिंग के आधार पर। कौन कौन से? एक तो पूंजीवादी राज्य हो सकता है, समाजवादी हो सकते हैं। तीसरा, ये केवल आपकी क्लास ऐसे कि आपको रिवीजन पर्पज, बस आप देखते चलिए, मैं बताता चलूंगा, आप सुनते चलिए, वो ज़्यादा सही। आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसे लिखते चलिए साथ साथ, इसीलिए तो सही चीज़ है। क्या करें? हाँ, जैसे आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसे बैठ के लिख रहे हैं तो हाँ ये राज्य इतने आधार पे हो रहे हैं, फिर आपको दोबारा बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा लक्ष्मीकांत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मीकांत तो पढ़ना जरूरी है। अब आर्थिक प्रणाली के आधार पर पूंजीवादी राज्य हो गए, समाजवादी राज्य हो गए, और तीसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद। हाँ वही आगे लिखा रहे थे, थोड़ा सा वेट करिए, सब लिख देंगे। मिश्रित राज्य, समझ गए? जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसके जनक हम लोग, भारत। क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं होता, जहां भी लोकतंत्र होगा वहां पे पूंजीवाद होगा ही होगा। पूंजीवाद उसका एक कंपलसरी रीजन हो जाता है। तो पूंजीवाद कहाँ होगा? जहां पर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व होगा। क्या हुआ? ये पूंजीवाद है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर सरकार का, राज्य का प्रभुत्व होगा, स्वामित्व होगा, वो होते हैं हमारे समाजवादी राज्य। तो उत्पादन के साधनों पर किसका ही होगा? राज्य का या सरकार का? राज्य का स्वामित्व। जैसे आपको बताया था, आपकी गाय घर में है, सरकार आएगी कहेगी गाय हमको दे दो, दूध देते रहेंगे, गाय उठा ले जाएगी आपकी, उठाएगी नहीं, घर में रहेगी, तो सारा दूध लेके जाएगी, आपकी जरूरत के हिसाब से दे देगी। स्वामित्व, साधनों पर निजी स्वामित्व। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? यहाँ पे मिश्रित रूप है व्यवस्था का, और मिश्रित रूप का मतलब है कि यहाँ पर समाजवादी लक्षण भी हैं प्लस
पूंजीवादी लक्षण भी हैं। अब जब समाजवादी और पूंजीवादी लक्षण इसमें सम्मिलित होते हैं तब एक व्यवस्था बनती है कल्याणकारी राज्य, क्योंकि जनता का भी साथ ही साथ लोगों का भी अधिकार है उत्पादन के साधनों पर, साथ ही साथ राज्य का भी। जो इंपॉर्टेंट साधन संसाधन होंगे उन पर किसका होगा अधिकार? राज्य का। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, बड़े उद्योग धंधे हैं, तो उन पे होगा किसका? राज्य का होगा। और जो बचे हुए होंगे उन पर निजी स्वामित्व होगा, लोगों का होगा अपना। तो ये होती है मिश्रित समाजवाद। समझ गए इस बात को? मिश्रित। और इस शब्द को जोड़ा कब गया समाजवादी शब्द को? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 को। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? क्या हुआ? हुआ क्या था कि ये माना गया कि इससे पहले हम लोग समाजवादी नहीं थे। 1976 से पहले मतलब समाजवादी हमारे संविधान में ऐसा कुछ था क्या? हम लोग समाजवादी थे क्योंकि हमारे लक्ष्य ऐसे थे कि हमने जनता का ध्यान रखा। हम समाजवादी लक्ष्यों से दूर नहीं थे कभी भी। ये शब्द लिख दिया गया वो अलग बात थी, पर हम कभी भी समाजवादी अपने लक्ष्यों से दूर नहीं। समाजवादी लक्ष्य क्या होते हैं? जनता का कल्याण करना। और ये पूरी संपत्ति ली क्यों जाती है जनता से? उस पर स्वामित्व राज्य क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है पूंजीवादी व्यवस्था जब होती है, निजी लोगों का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति अपना भला पहले देखेगा, कोई व्यक्ति अपना भला देखेगा, पर राज्य का काम क्या है? लोगों को कल्याण करना, जनता का कल्याण करना। जब ये अधिकार, जब ये सारे संसाधन राज्य के पास होते हैं तो सबको संसाधनों पे बराबरी का अधिकार मिलता है। सबको संसाधन बराबर रूप में वितरित होते हैं। ये होता है समाजवाद जब राज्य करता है। जब पूंजीवाद आता है, पूंजीवाद केवल अपना भला देखता है। निजी व्यक्तियों के हाथ में तो निजी व्यक्ति अपना ही भला देखेगा। तो इसलिए कहा गया कि हमारे देश में आया तो हमने जो लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया। और लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या था? जन कल्याण के साथ साथ निजी व्यक्तियों का भी ध्यान रखा जाएगा। शुरुआती दौर में क्या हुआ कि सरकार का मैक्सिमम चीज़ों पर होल्डिंग थी। मैक्सिमम चीज़ इतनी भी थी, बड़ी बड़ी चीज़ों पे सब पे सरकार की होल्डिंग, छोटी मोटी चीज़ें छोड़ दी गई थी लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। धीरे धीरे बैंक भी जो प्राइवेट थी, उसके बाद बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकों का भी लगातार राष्ट्रीयकरण किया जाता रहा। पता चलता था लोन लेने गए और किसान बाहर खड़े और अंदर दूसरे लोग जो बड़े बड़े पूंजीपति बैठे उनको लोन मिल रहा है, बाकी किसान बाहर खड़ा है, लोन ही नहीं मिल रहा। किसान को भी लोन की जरूरत पड़ती, नहीं मिल रहा। ये बात ध्यान में रखी गई कि बड़ी समस्या है। तो जब हमारे यहाँ हरित क्रांति आई, हरित क्रांति का समय था, किसानों को लोन की आवश्यकता थी क्योंकि उनको हाई वैरायटी वाले सीड चाहिए थे, हाई HYV सीड चाहिए थे। तो वो जो हाई वैरायटी के उच्च उत्पादकता वाले बीज चाहिए थे, तो इनको जब हाई वैरायटी वाले जो मतलब अच्छे वैरायटी के बीज चाहिए थे, तो अब उनको ये चीज़ें ज़रूरत थी। अब हुआ क्या कि लोगों को लोन ही नहीं मिल रहा, उनको मशीनीकरण करना है। अब लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि बैंक प्राइवेट है। बैंक प्राइवेट क्या करता है? लोगों को देखता है कहाँ से अच्छा पैसा मिलेगा, रिटर्न कितना अच्छा होगा। सरकार को लगा कि ये तो वित्तीय समावेशन में सबसे बड़ी बाधा है। वित्तीय समावेशन इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहाँ सबको शामिल कर लिया जाए, सबके पास कम से कम इतना लोन वगैरह आर्थिक संसाधन पहुँच सके। आर्थिक संसाधन केवल पूंजीपतियों का तक पहुँच रहे थे, उन्हें उद्योग धंधे स्थापित करने वहाँ तक रह रहा था, नॉर्मल लोगों तक पहुँच नहीं देते। सरकार ने ध्यान दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब लोन जो था वो पहुंचने लगा किसानों तक, लेकिन अभी भी नहीं पहुंच रहा था। सबसे बढ़िया तरीके से पहुंचा 1992 में, 1992 जब नाबार्ड की स्थापना हुई। क्या? नाबार्ड हेडक्वार्टर? तो 1992 में नाबार्ड की स्थापना हुई और ये छोटे छोटे माइक्रो लोन्स देने लगी, किसानों को लोन देने लगी, जो ग्रामीण, खासकर थी ही ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास एग्रीकल्चर के लिए थी। तो एग्रीकल्चर पे पूरी अलग से एक संस्था ही बना दी गई कि अब ये ध्यान देगी किसानों पर, क्योंकि हमारे यहाँ धीरे धीरे करके किसानों को आगे ले जाना था, खेती किसानी बढ़ानी थी और बहुत बड़ी वर्कफोर्स ऐड थी। तब उस समय 60% हमारी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में थी, अभी 50% के करीब आ गई है, धीरे धीरे घट रही है। तो 60% वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर में थी। लोगों को मिल ही नहीं रहता संसाधन, तब वित्तीय समावेशन की जरूरत पड़ी। और जब हम पहुँचते हैं, देखते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, इससे पहले भी हम समाजवादी थे, लेकिन ये समाजवादी शब्द लिखा गया ताकि इस पे और जोर दिया जा सके, जनता का और अच्छे से कल्याण किया जा सके। 1991 का दौर आया, हमने LPG को अपनाया और LPG अपनाते ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण और ये उदारीकरण, निजीकरण और ये वैश्वीकरण। ठीक, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जब अपनाया, इसका मतलब था हमने अपनी सीमाएं वैश्विक निवेश के लिए खोल दी। पहले हम क्या थे? बंद अर्थव्यवस्था में रह रहे थे कि कोई कुछ भी बाहर से नहीं मंगाएंगे, जो भी है देश में ही बनेगा। हम एम्बेसडर से चलते रहेंगे, लेकिन बाहर से मर्सिडीज फरारी नहीं आएगी, कुछ भी हो जाए उसी एम्बेसडर से चलेंगे, भले कुछ भी हो जाए, इसका मतलब नहीं था। उसके बाद हमने जब 1991 में अपनी सीमाएं बाहरी निवेश के लिए ओपन की,
तब समझ में आया क्योंकि हमने निजीकरण को अपना लिया। लोगों का ये प्रश्न उठने लगा कि हमने निजीकरण को अपनाया, अब हम समाजवादी लक्ष्य से दूर तो नहीं जा रहे। ये निजीकरण का मतलब होता है सीधे अपने भला करना, तो सबका भला कौन करेगा? फिर बाद में समझ में आया क्योंकि ऐसा नहीं था। उसके जस्ट 1990 के बाद में हमने 1992 में नाबार्ड की स्थापना कर दी। ये दिखाता है कि हम अभी भी चाह रहे थे कि हमारे समाजवादी लक्ष्य दूर न जाए। हमने निजीकरण को तो अपनाया ही अपनाया, लेकिन हम अपने समाजवादी लक्ष्य से दूर नहीं गए। हमेशा हम समाजवादी लक्ष्य पर अपने अडिग रहे। नालसा की स्थापना करना या कई फैमिली कोड की स्थापना करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना, आधार को शामिल करना, साथ ही साथ जैम ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इनको बढ़ावा दिया। जैम ट्रिनिटी बोलते हैं इसको। और इनको बढ़ावा देने का मतलब था कि जनधन अकाउंट पहुंच गए हर एक इंसान तक। उसके बाद आधार से इनेबल कर दिया गया। किसी को भी अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके खाते में जाता है। कोई भी डीबीटी की योजना जो चल रही है, लोगों के खाते में सीधे धन पहुंचता है, पैसे पहुंचते हैं। मोबाइल लोगों के हाथ में पहुंचा, मोबाइल से अब ट्रांजैक्शन करने लगे। ये सारी चीज़ें पहुंची हैं, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। ये सारी चीज़ें 2015 में भी हैं। ऐसा नहीं था कि 91 में अपने चीज़ों को बदल कर और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। चीज़ों को बदला और अभी भी हम अपने समाजवादी लक्ष्य से दूर नहीं गए। अगर ये बात लिखनी हो तो ये बात ऐसे ही आपको लिखनी पड़ेगी आंसर राइटिंग में कि हम समाजवादी लक्ष्यों से दूर नहीं गए। बस हमारे क्योंकि हमने ओपन कर दिया है मार्केट विदेशियों के लिए, बाहरी फॉरेन निवेश के लिए, एफडीआई के लिए ओपन किया है। लेकिन एफडीआई ओपन करने के साथ साथ हम समाजवादी लक्ष्यों के और करीब जाते रहे। महिलाओं को अधिकार देने की बात हो, चाहे अभी महिलाओं के लिए अभी देख ही रहे 33%, 106वां संविधान संशोधन देखिए है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, उनकी समस्या नहीं है, वो राजनीति के लायक है नहीं एक्चुअली। उनको किसी और को देना चाहिए। नॉलेज अच्छा है पर राजनीति में नहीं आना चाहिए। अब होता क्या है ना कि जैसे एक वो चलता है, आप जिसने जो टीएसपी देखता होगा और यूट्यूब पे एक चैनल है टीएसपी करके, तो उसमें लिखा है कि एक नया अलग प्रोग्राम आता है रबीज की रिपोर्ट करके। तो उसमें बोलते हैं कि नाम अगर बिहार से, उसका मतलब है कि आपको आईएएस बनना ही बनना है। क्यों जरूरी भाई कि बिहार से आ रहे हो मतलब आईएएस बनना है? इसका मतलब क्या है? मतलब अगर गांधी फैमिली से हो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है भाई। नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, क्यों लड़ना है? अब घर में गांधी जी ने शायद बोला था ना सर कि मतलब राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। हाँ, बोला गया था क्योंकि एक लेगेसी हो जाती है। होता क्या है कि जब आप स्वतंत्रता आंदोलन से किसी देश को बाहर निकालते हो तो ऐसा लगता है कि देश हमारा है, ऐसा लगने लगता है कि देश हमारी संपत्ति है। और ये मेंटलिटी नहीं गई, ये मेंटलिटी जाना बहुत ज़रूरी थी। ये हर राजनीतिक पार्टी के पास होता है, पर सोचना चाहिए था थोड़ा सा कि अपनी ही पार्टी में सब अपने हम रहेंगे, फिर हमारी बहन भी आ जाएगी पार्टी में ही, फिर उनका मतलब उनके जीजा जी भी आ जाएंगे पार्टी में, और फंडिंग कर दो। नहीं देखा, नहीं नाम बदल गया, गांधी से वाड्रा हो गई। केस चल रहा है उन पे। तो ये हो गए हमारे कुछ व्यवस्था जो हम पूंजी उसके आधार पर, साधनों के स्वामित्व के आधार पर, आर्थिक प्रणाली के आधार पर राज्य। इसके बाद हमने कहा पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या? राज्य कैसे कैसे हो सकते हैं? धर्म के आधार पर राज्य। एक होता है धार्मिक राज्य, जिस स्टेट का कोई ना कोई धार्मिक या धर्मतंत्रात्मक बोलते हैं, जिसमें उसका ऑफिशियल कोई ना कोई धर्म हो। जैसे पाकिस्तान का धर्म है, वो एक धार्मिक राज्य है। उसका इस्लाम धर्म है, उसका ऑफिशियल धर्म है इस्लाम। वो बना इसी आधार पर था कि उस इस्लाम को अलग करके ले जाएगा, तो वो बना। दूसरा होता है निरीश्वरवादी। सभी नास्तिक राज्य क्या होते हैं? जिनका कोई भी धर्म ना, मतलब किसी धर्म को मानते ही नहीं वो नास्तिक राज्य। ऐसा कोई राज्य ही नहीं जहाँ की जनता कोई धर्म ही न माने। अगर राज्य नहीं मानता तो उसकी जनता तो कोई ना कोई धर्म मानती होगी, तो ऐसा कोई भी राज्य एग्जिस्ट नहीं करता नास्तिक तरीके का। तीसरा पंथ निरपेक्ष। ये तो मिल जाएंगे कई सारे धार्मिक राज्य। तीसरा आता है पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष राज्य में क्या होता है? राज्य का ऑफिशियली कोई धर्म नहीं होगा,
ऑफिशियली कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा। उसके देश में जो भी धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, उन सबको बराबरी का अधिकार देगा, उनके लिए समान वित्त पोषण करेगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं, ये नहीं कि एक धर्म को एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, एक धर्म के लिए मंदिर बनवा दे, दूसरे को मदरसा छीने ले रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे। तो मदरसा बन रहा है उसमें भी फंडिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई मंदिर बन रहा है तो फंडिंग बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए किसी धर्म विशेष को कि उनके लिए उनके अधिकार छीन लिए गए, उनको अलग कर दिया गया। ये पंथ निरपेक्ष राज्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन जनता के जनता जो धर्म मान रही है उनको समान रूप से पोषित करना, संरक्षण देना, ये होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। राज्य धर्म के आधार पर कोई भी काम नहीं करेगा। और एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त आपको ये बात बताई थी, पंथ निरपेक्षता हमारे यहाँ कैसे लागू है। एक होती है राज्य जब हस्तक्षेप करता है धर्म में किसी आधार पर, तो किस आधार पर कर सकता है, एक सकारात्मक आधार पर, दूसरा नकारात्मक आधार पर, तीसरा अहस्तक्षेप, कि हम कोई भी हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे, जो मन करे करो, कुछ नहीं बोलेंगे। हम देखते हैं हमारे यहां सकारात्मक हस्तक्षेप और नकारात्मक हस्तक्षेप में अंतर क्या है। नकारात्मक हस्तक्षेप की प्रणाली जो है वो हमारे यहाँ पूरी तरीके से लागू नहीं होती। सकारात्मक हस्तक्षेप की काम हम करते रहते हैं। जैसे किसी भी धर्म में अगर कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी कुरीतियाँ शामिल हैं, उनको दूर करना, ये हमारे राज्य का कर्तव्य है। ये सकारात्मक हस्तक्षेप एक तरीके से देखा जाए। किसी धर्म में अगर 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं हैं तो उनको खत्म किया जाएगा, क्योंकि ये किसी न किसी सामाजिक भेदभाव का प्रतीक है महिलाओं के साथ। दहेज, साथ ही साथ छुआछूत, अगर ये लागू, इनको खत्म किया जाए, क्योंकि एक समाज विशेष के लिए वो समस्याएं कर रही हैं, क्योंकि एक समाज विशेष के पर्टिकुलर वर्ग के लिए वो उनको दिखाती हैं कि आप इस मानवता के नाम पे नीचे हैं। तो मानवता के नाम पे किसी को नीचा ना दिखाया जाए, ये काम करता है हमारा सकारात्मक हस्तक्षेप करके राज्य खत्म करता है। हस्तक्षेप की नीति में क्या करता है कि हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो मन करे करिए। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा होगा, मूल अधिकार या किसी भी तरीके से मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा होगा, तो सरकार हस्तक्षेप करेगी और धर्म विशेष प्रथा विशेष को समाप्त कर देगी। ये बात आपको बता दीजिए। समझ में आ गई पंथ निरपेक्षता। दूसरे देशों में पंथ निरपेक्षता कैसी है? दूसरे देशों में पंथ निरपेक्षता कैसी है? दूसरे देश में क्या है कि वहां पे अहस्तक्षेप की नीति लागू रहती है। अहस्तक्षेप कि हम कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर राज्य से, घर से बाहर निकलते अपना धर्म घर तक मानो, घर में रहो, घर के 4 दीवारी से बाहर निकलोगे, आपकी जो धर्म निरपेक्ष जो है, आप पूरी तरीके से पंथ निरपेक्ष होकर निकलेंगे। अपना धर्म मानना है, घर के अंदर मानिए, बाहर निकलते। फ्रांस में क्या होता है, बैन लगा दिया गया, बुर्का पहन के नहीं जा सकते बाहर, हाँ, पगड़ी नहीं जा सकते पहन के, रोक लगाई गई थी। ये सब काम किए गए। फ्रांस की पंथ निरपेक्षता थोड़ी सी रिजिड है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं करते। जिसको जो मानना है मानिए, चाहे बुर्का पहन के आइए, टीका लगा के आइए, टोपी पहन के आइए, जो मन कर करिए, यहाँ नहीं मना किया था। तो हस्तक्षेप की नीति चलती है बहुत ज़्यादा। चाहे हमारे यहाँ हस्तक्षेप होता है, पर अन्य देशों में अगर पंथ निरपेक्षता है तो बहुत ही रिजिड है। इस आधार पर आंदोलन भी फ्रांस में 2017-18 में आंदोलन हुए। इसी आधार पर कई सारे लोग मारे गए भी थे, फिर फ्रांस को अपना डिसीजन वापस भी लेना पड़ा था। ये बात सीखनी, क्वेश्चन भी आया था कि क्या फ्रांस को भारत की पंथ निरपेक्षता से क्या सीखना चाहिए। सीखना ये चाहिए कि हम हस्तक्षेप की नीति पर रहें, साथ ही साथ सकारात्मक हस्तक्षेप करें, ना कि नकारात्मक तरीके से प्रभावित करें। सकारात्मक हस्तक्षेप क्या होता है, कोई भी समस्या है उसको खत्म करिए, वो जरूरी है। हमारे यहाँ भी यही काम किया था सकारात्मक हस्तक्षेप में, पर ऐसे नहीं कि मनमाने तरीके से कोई पहन रहा है, उसकी कुछ ना कुछ तो स्वतंत्रता दीजिए। अगर उसको बुर्का पहनने में ठीक लग रहा है तो अच्छी बात है, पहनने दीजिए, क्या समस्या, आप क्यों रोक रहे हैं उसको। केरला में, कर्नाटक, केरला में भी हुआ, स्कूल में जाने नहीं दे रहे थे कि नहीं पहन सकते बुर्का, गलत तरीका है भाई। कॉलेज है, कॉलेज में कोई रूल नहीं लगता, स्कूल में लगता है। स्कूल में रोकिए, ड्रेस पहन के आइए, कॉलेज का कोई ड्रेस नहीं होती। यूनिवर्सिटी में कौन सा ड्रेस कोड आप लेके आ जाएंगे। डीयू में हम लोग पढ़ते थे, याद है, कुछ भी पहन के चले गए, जींस पहन के निकल गए, जब मन किया सुबह उठे लोअर पहन के चले जा रहे हैं, क्लास करके आ गए, कोई मतलब ही नहीं। तो ये ड्रेस कोड नहीं चलते, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, बड़े बड़े संस्थानों पहुंचेंगे, आपको कोई रोक भी नहीं सकता, आपकी स्वतंत्रता उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये पॉलिटी का रूल है। पॉलिटी हमेशा कहती है जितना छोटा संस्थान होगा आप उतने ज़्यादा बंधे होंगे, जितना बड़ा संस्थान होता जाएगा आप उतने ज़्यादा स्वतंत्र होते जाएंगे। ये होता है हमेशा। अब बुर्का पहन के जा रहे हैं, रोक रहे हैं, गलत तरीका है। क्यों रोक रहे हैं, उसका मन है पहन के जाने दे, वो कुछ गलत कर दे तब सही है। आप सिक्योरिटी इशूज बताइए। अब सरकार उसमें भी सिक्योरिटी इशू ढूंढ लेती, कहते मुंह ढका हुआ है, पता नहीं चलता कौन मार के चला जा रहा है। ये कौन बात है, ऐसा तो है। सरकारों को तरीके होते हैं रोकने के। और दूसरे दिन वो वाला भगवा कलर का गमछा डाल के आमने सामने खड़े दो लोग, अब लड़ जाएंगे मर जाएंगे, उससे अच्छा है कुछ तो देख लो। लोग नहीं समझते। तो ये कुछ चीजें हैं जो क्या करें, बजरंग दल तो
बजरंग दल के बारे में कहा जाता है कि वही लोग बजरंग दल में शामिल हैं जब 14 फरवरी को डंडा लेके वही घूमते हैं जिनको कुछ नहीं मिला है, जिसको किसी ने पूछा ही नहीं, वही लेके डंडा घूमते हैं। और पंथ निरपेक्षता की सीमाएं क्या होनी चाहिए? सीमा यह है कि सरकार अगर कोई भी समस्या आ रही है तो फिर ध्यान रखे, मतलब इतना ज़्यादा ना करे कि किसी एक धर्म को बढ़ावा दे, वो पंथ निरपेक्षता की चीज़ें हैं। लोकतंत्र क्या है? राज्य अब लोकतंत्र के आधार पर कैसे होंगे? तो राज्य किस आधार पर? शासन प्रणाली के आधार पर। राज्य किस आधार पर? शासन प्रणाली। शासन प्रणाली कैसे? एक तो राज्य हो सकता है राजतांत्रिक, दूसरा लोकतांत्रिक। राजतांत्रिक आधार पर राज्य अगर है तो उसमें क्या होगा? शासन किसका होगा? एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का शासन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, महिला या मेल फीमेल कुछ भी हो सकती है, रजिया सुल्तान भी हो सकती है। तो एक व्यक्ति का शासन है, किसी का भी शासन हो सकता है। और जब एक व्यक्ति का शासन होगा, और ये शासन कैसे होगा? आनुवंशिक आधार पर। वंशानुगत आधार पर। क्या कह रहे हैं? किसी के 2 या 3 बेटे हो गए तो क्या होगा? या फिर जो जिसको मार दे, जो बचा रहे। यही चल रहा था मुगल काल में पहले, जो जिसको मार के आगे निकल जाए, बड़ा छोटा क्या मतलब है? कहते हैं किसी किसी के 10-10 12-12 पुत्र हुआ करते, आपस में लड़ाई करके जो मार देता था बचता था, अकेला वही राज करता था। वंशानुगत शासन रहता है। इनके पिताजी पहले आएंगे, फिर उनके पुत्र आएंगे, पुत्र के बाद उनका पुत्र आएगा, ऐसे चलता रहेगा, पूरी प्रोसेस चलती रहती है। ये वंशानुगत शासन है। इसमें जनता के अधिकार, चुनाव होता नहीं है तो जनता के अधिकार राजतंत्र में बचते ही नहीं। राजतंत्र बड़ा घटिया शासन रहता था। और लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जनता सरकार को स्वयं चुनती है और चुनी हुई सरकार एक निश्चित समय तक रहती है। निश्चित समय के पश्चात फिर वो हट जाती है या फिर चुनाव होंगे दोबारा आती है। अगर चुनाव में दोबारा चुन लिया गया दोबारा सरकार आएगी, नहीं चुना गया तो वापस चली जाएगी। ये होती है लोकतांत्रिक। तो इसको कैसे कहेंगे? क्योंकि सभी ने चुना है तो ये लोकतांत्रिक सरकार कैसी होगी? सभी की सरकार। क्या कहें? राजा दयालु होता है लेकिन वो सारे अधिकार अपने पास रखता है। उसको गुस्सा आ गई, किसी ने उसकी रानी को छोड़ दिया रास्ते में, फिर फांसी दे देगा, सोचेगा नहीं। होता है तो राजाओं के साथ बड़ी समस्या, कितना भी दयालु हो कुछ ना कुछ बात में भड़क ही जाएगा। उसको क्या होता है? उसके न्याय करने का अधिकार भी अपने पास रखा है, न्याय भी खुद ही देगा, सारे काम अपने पास, सब कुछ अपने पास। ये तो गलत तरीका है ना, सब कुछ अपने पास रख रहे हो। मंत्री कोई भी सलाह दे रहा नहीं सुन रहा है। तो ये होती है चीजें। सभी व्यक्तियों का शासन, सभी की सरकार या सभी का शासन। समझ गए बात? ये लोकतांत्रिक सरकार है। कुछ पूछना है यहां तक? बताइए, पूछना हो तो। इसके बाद लिखा है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब यही छोटे छोटे शब्द हैं, बाद में आपको समझने जरूरी होते हैं। राज्य किस आधार पर? अब राष्ट्राध्यक्ष के आधार पर। राष्ट्राध्यक्ष कैसा होगा? तो अब राज्य किस आधार पर होंगे? राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष के आधार पर राज्य कैसे होगा? एक तो फिर से राजतंत्र, दूसरा गणराज्य। राजतंत्र में क्या होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत के आधार पर ही होगा यहां भी। लेकिन गणराज्य में क्या होगा? राष्ट्र का अध्यक्ष चुना जाएगा, एक निश्चित समय के लिए चुना जाएगा और चुनने के बाद उसको हटा दी, फिर वो अपने पद से हटेगा अगर दोबारा चुना नहीं गया है तो। ये होता है गणराज्य। मोनार्क में यहाँ पे वंशानुगत आधार पर रहता है। यहाँ पे गणराज्य में
राष्ट्राध्यक्ष की बात हो रही, राष्ट्र का सबसे सर्वोच्च अधिकारी, सबसे बड़ा व्यक्ति यानी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति की बात हो रही। अगर राष्ट्रपति चुना नहीं जा रहा है, जैसे ब्रिटेन में कैसा लोकतंत्र है, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, राजतंत्र के साथ साथ होते हुए भी लोकतंत्र है। हमारे यहाँ गणतंत्र के आधार पर लोकतंत्र है, गणतांत्रिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, समझ गए। हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, ये राजतांत्रिक गणराज्य है ब्रिटेन में ये व्यवस्था लागू है लोकतंत्र के आधार पर। हमारे यहाँ गणराज्य है क्योंकि हमारा शासक राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति चुना जाता है, 5 साल के लिए चुना गया है, 5 साल बाद वो हट जाएगा पद से अगर दोबारा नहीं नियुक्त हुआ है तो गणतंत्र में क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष एक निश्चित समय के लिए चुना जाए। अब इसको भी जनता ही चुनती है राष्ट्राध्यक्ष को, भले प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है पर चुनती जनता ही राष्ट्राध्यक्ष को। सब एक निश्चित समय अवधि के लिए चुना जाता है, तो वो होता है गणतांत्रिक राज्य। अब कंफर्म हो गया अगर लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है। लोकतंत्र मतलब जो वास्तविक सरकार है उसका भी जनता चुनाव कर रही है, वो लोकतंत्र है। दूसरा गणतंत्र जो राष्ट्राध्यक्ष है, सरकार देश का सुप्रीम सबसे बड़ा नागरिक, वो उसका चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर बेसिस करेगा। अगर उसका चुनाव हो रहा है तो वो गणतंत्र है, रिपब्लिक है। अगर उसका चुनाव नहीं हो रहा है तो वो फिर राजतंत्र है, मोनार्की है। ये होता है अंतर, समझ गए उस बात को। तो हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, तो इसलिए बोला जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत। और ये राजतांत्रिक लोकतंत्र है यूके में। इस बात को समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। इसके बाद आते हैं उद्देशिका में। बताइए कुछ समझ। हाँ इलेक्शन होता है, हाँ यूएसए में इलेक्शन होता है, हाँ इलेक्शन होता है 4 साल के लिए होता है। इलेक्शन के मामले में आमिर भाई से पंगा नहीं लेना। तो अब शासन हमारे राज्य व्यवस्था के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? पहला स्वतंत्रता, किस तरीके की स्वतंत्रता? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये स्वतंत्रता है। विचार अव्यक्त, ये देखिए, विचार अव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता है कुछ। विचार की स्वतंत्रता, आपकी कोई भी चिंतन कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि संपूर्ण रूप से अपना व्यक्ति विकास कर सके। विचार की स्वतंत्रता पे कोई भी रोक टोक ना लगाई जाए, इसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये कहता है हमारी उद्देशिका कहती है। अभिव्यक्ति के मामले में कुछ भी आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अपने विचार लेकर आए हैं, कुछ भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक विचार करना होता है, कुछ भी सोच रहे हैं, थिंकिंग आपकी क्या है, उस पर एक एक्सप्रेस करना, अपनी अभिव्यक्ति करना सामने। अभिव्यक्ति के मामले में भी ना रोका जाए, पर वो अभिव्यक्ति कैसी होगी, वो ये ध्यान में रखा जाए कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। अगर इन आधारों पर है तो फिर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं रुकेगी। हाँ 19 21 किस आधार पर आएगा मैं बताता हूँ। राइट टू एक्सप्रेशन में भी 21 आएगा। 21 आएगा कहाँ पे, उसका भी रीजन है। एक तो आएगा जब आप कहते हैं कि हमें राइट टू रिमेन साइलेंस, राइट टू रिमेन साइलेंस है। अगर किसी को जबरदस्ती ये नहीं कहा जाएगा कि आप एक्सप्रेस करने, अगर उससे किसी राइट टू आईपी है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, किसी भी व्यक्ति का एक अधिकार है। आप जब 365 पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर लिखा भी रखा है। अब व्यक्ति अलग अलग मायने, अगर पहली बार में देखेंगे तो ये आर्टिकल 19 आएगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी। जो उद्देशिका में लिखी है वो 19(1) के आधार पर है, अभिव्यक्ति की आज़ादी 19(1) पे ही बेस्ड है। पर अगर इंटेलेक्चुअल राइट पे आता है, आईपी के आधार पे आता है, किसी भी सेलिब्रिटी के राइट पे आता है, क्योंकि उसकी आवाज़ या कोई जब भी कोई बात कहता है तो उसकी अपने आप में उसकी कोई ना कोई राइट होता है। तो कोई भी बात बोली उससे कई लोग इफेक्ट होते हैं, कई लोग प्रभावित होते हैं। उसकी आवाज़ का यूज करके कोई अपना बिजनेस बढ़ा सकता है,
अमिताभ बच्चन की आवाज़ फ़ोन पे भी लगा सकता है, लगा के बोल सकता है कि बहुत बहुत धन्यवाद देवी सजन, ऐसे करके लास्ट में बोलता है। कोई भी बना सकता है, उस पर उनका आईपी है, इंटेलेक्चुअल राइट है, उनकी कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल है जिसके आधार पर लोगों को बोल रहे हैं वो। उन आधारों पर अगर देखा जाए तो फिर 21 में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो अभिव्यक्ति है वो 19 में, तो इसमें देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए अगर आपने अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको है तो ये इस पर कोई भी रोक नहीं लगेगी। साथ ही साथ हेट स्पीच की आज़ादी नहीं है, आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहे हैं धर्म के नाम पे, वो भी नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते। दूसरा, विश्वास आपका किसी भी धर्म में, किसी भी फेथ बिलीव कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, वो विश्वास आपका किसी भी आधार पर रोका नहीं जाएगा। आपका विश्वास चाहे किसी धर्म में, हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, उन आधार पर आपको नहीं रोका जाएगा। किस आधार पर आपका विश्वास, आपका फेथ चाहे किसी ईश्वर को मानते ही नहीं है, वो भी है। जैसे जो ओशो थे, रजनीश ओशो, उनके विचार बिल्कुल अलग थे, हर धर्म को क्रिटिसाइज करते थे, बाद में फिर कुछ कभी धर्म को मानते थे कभी नहीं मानते थे, उनका अपना बिलीफ, वो अपना मानते थे, विश्वास था, तो चीज़ें खुद से अलग चलते थे। क्या ओशो, रजनीश ओशो के बारे में समझ रहे, जानते तो होंगे, IR में पढ़ेंगे ओशो के बारे में, जब IR पढ़ेंगे तो ओशो का एक वो किताबें पढ़ने के साथ उसमें कई सारी किताबें बुक्स लिखी भी हैं। ओशो को पढ़ना अपने आप में एक अलग ही फीलिंग है, माहौल है। ओशो किसी चीज़ को नहीं मानते। हाँ, एथिक्स में भी पढ़ा जाएगा, ओशो एथिक्स में पढ़ाए जाएंगे आपको, जब IR पढ़ेंगे तब भी ओशो आएंगे। ओशो ने एक सिटी बना दी थी अमेरिका में अलग से, तो उससे अलग ही सिटी बना दी, तो अमेरिका सरकार परेशान थी कि ये तो पूरा बदलने के लिए लगा है, सब कुछ पूरा बदल, लोग इतने ज़्यादा पागल हो गए थे उनके पीछे ओशो के, उनके विचार बहुत अच्छे थे, वो किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे। जैसे कोई कहता है चिकन नहीं खाना चाहिए, भाई क्यों नहीं खाना चाहिए, किसी को भाई चिकन जा रहा है ऐसे घूम रहा है, मुर्गा देखते किसी के मन में से लार टपकने लगी कि उसमें लोगों को दिखती है कि इसमें उसको आपको लगता है कि पक्षी है बचाना चाहिए, पर किसी को दिखती है उसमें 2 लेग पीस दिख रही हैं, 2 लेग पीस दिख रही जाते हो, तो भाई होता है, सबका अलग अलग विचार है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं गलत, अगर आपके मन में ऐसी बात आई भी है कि खराब है तो फिर छोड़ दो, पर अगर खा रहे हो तो फिर निश्चिंत होकर खाओ, लगना चाहिए कि खा रहे हो तो पूरा मन से खाओ ना उसको, ऐसा क्यों सोच रहे हो। ये सब अगर ये मान के चलो कि परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो ये मान के चलो परमात्मा ही करा रहा होगा, ये भी चीज़ करा रहा होगा। तो उनका ये ऐसे विचार थे उनके, बहुत ही मतलब प्रोग्रेसिव तरीके, पता नहीं क्या कहें उनको, पर सरकार को माने बाद में अरेस्ट कर लिया और उनके रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई। तो ओशो के विचारों में ये चीज़ दिखती है। तो विचार विश्वास की स्वतंत्रता, आपका किसी भी धर्म को माने या न माने, बिल्कुल ही ना माने, निरीश्वरवादी हो जाए, कोई नहीं रोकेगा। आपके धर्म की स्वतंत्रता है, हमारे संविधान ने दी है, धर्म के आधार पर। साथ ही साथ आपके फंडामेंटल राइट में भी इसको लिख दिया गया है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू, कोई भी। उपासना, किसी की पूजा पद्धति कैसी है, कैसे किसी चीज़ को मानता है, कैसे बिलीव करता है। अब आप जाएंगे अगर असम में मंदिर है कामाख्या देवी का मंदिर, वहाँ पूजा पद्धतियाँ अलग है बिल्कुल। वहाँ पे बलि, अभी भी पशु बलि होती है, हर जगह बैन है पशु बलि, वहाँ होती है, होगी, क्योंकि उपासना पद्धति उनकी है। पशु बलि होती है प्रॉपर, उसके बाद प्रसाद में पशु बलि, जो उसको बलि के बाद में जो बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे काट के पशु को सबको दे दिया जाता है, प्रसाद में पड़ता है, फिक्स है वहाँ पे, वो चीज़ें होती हैं। वहाँ खून क्या वो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे तो हाँ रोज़ करता है सर, वो मुझे ऐसा लगता है रोज़, क्योंकि वहाँ पे जो खून से होता है उससे अभिषेक किया जाता है कामाख्या देवी का। क्या नहीं, ये आइडिया नहीं मुझे, वहाँ का जो भी हो असम में, हाँ ब्लड से ही होती है कामाख्या देवी में, और वहाँ कामाख्या देवी की पूजा होती है इस तरीके से, और बहुत ही भयानक दृश्य होता है, जो भी देखता होगा। मतलब वहाँ ये मानते हैं अलग ही स्पिरिचुअलिटी होती है कामाख्या देवी में, अगर आप बैठते हैं तो आपको अलग ही एनर्जी फील होगी, लोग जाते हैं और बहुत ही अलग एनर्जी फील होती है, एक अलग माहौल है कामाख्या देवी का, लोग जाते भी हैं तो बहुत भीड़ होती है। तो होता है कि कामाख्या वहाँ अलग अलग पूजा पद्धति, कोई रोकेगा नहीं, स्वतंत्रता है। तो ये उपासना पद्धति आपकी हो सकती है, ये स्वतंत्रता इस प्रकार के आपके विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना, इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा हमारे संविधान में की गई है। ये बात समझ रहे हैं? ये स्वतंत्रता क्यों देंगे? क्योंकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, व्यक्ति का स्वतंत्र होकर विकास हो सके। देखो वैसे कोई नहीं रोकेगा आपको, पर जब स्वतंत्र विकास, आपकी खुद के विकास की अगर बात हो रही तो आप अपना विकास कैसे भी कर सकते हैं, पर अगर दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में पड़ रही है तब आपको रोका जाएगा। आपकी स्वतंत्रता पे युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे अगर आपकी दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में पड़ रही है। आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक है? आप खुद का विकास करते रहिए, दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, तब आपको रोका जाएगा अगर खतरे में पड़ रही है। हाँ ठीक है, इसके घर वाले सभी लोग मतलब मुस्लिम मानते हैं, ठीक है, धर्म, और ये सब उसी घर में हिंदू धर्म को मानते हैं, उसके घर वाले इस पर दबाव नहीं डालेंगे। दबाव डालेंगे तो इसके पास एक ऑप्शन है,
संविधान का आर्टिकल 32 है, जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बोलेगा दबाव डालने। मेरा बहुत अच्छा बिलीफ है, मेरा ऐसा फेथ है, मेरा ऐसा चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी भावनाएं है हिंदू धर्म के बारे में, तो हिंदू धर्म को मानने लगूंगा। ये जाके केस कर सकता है, एक ऑप्शन पहला आर्टिकल 32। और ये कह सकता है, इससे पूछा जाएगा कि किसी के दबाव में आके तो नहीं कर रहे हो सर, क्योंकि दबाव में धर्म परिवर्तन का आपके पास अधिकार है, लेकिन दबाव में आके नहीं है। कोई दबाव में धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता आपका। ये जाके बोलेगा 32 है, और ये घर वाले दबाव डाल रहे हैं कि मानने कि ये इस्लाम को ही मानिए, घर वाले दबाव डाल रहे हैं। अगर घर वाले दबाव डाल रहे हैं तो घर वालों पे केस चलेगा। इसको जमीन जायदाद से हटा दें तो नहीं हटा सकते। अगर केस गया आर्टिकल 32, ये फिर पूरी प्रोसेस चलेगी, हटा ही नहीं सकते, ये फिर लीगल मामला हो जाएगा। अब क्या करेगा, जैसे हुआ क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ, राज्य एक तरीके से इनका ध्यान रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखना शुरू करेगी। होता क्या है आपको बता रहा हूँ, एक केस आया और हाँ वो अलग उनका धर्म परिवर्तन का मामला ही अलग चल रहा है। हुआ क्या था, एक लेडी थी, हमारे यहाँ MTP एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन जो चल रहा है MRTP करके, जो गर्भपात की बात चल रही, उसमें कहा गया था कि 20 हफ्ते तक आप नॉर्मल तरीके से एबॉर्शन करा सकते हैं, 24 हफ्ते का एबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में किसी को लगता है कि कोई समस्या आ गई है, बच्चे में कोई दिक्कत हो सकती है, एबॉर्शन करा सकते हैं। और इसमें था कभी कोई रेप पीड़िता, किसी का रेप हो गया, उसको वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके लिए ऑप्शन रहते हैं, फिर वो करा सकती है, एबॉर्शन करा सकती है, उसके लिए ऑप्शन नहीं रहेंगे। कोई बच्ची छोटी है तो उसको कराना का अधिकार है। 24 हफ्ते का टाइम था, एक लेडी थी, उनका पहले से ही बच्चा था और लगभग 26 हफ्ते होने वाले थे, और उन्होंने कहा कि हमको एबॉर्शन कराना है और बहुत ज़रूरी, कंपलसरी नहीं कराएंगे क्योंकि हमारी मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है और हम नहीं चाहते कि बच्चे को आगे चल के सही तरीके से रख पाएंगे। वेल फैमिली से थी, अच्छी फैमिली, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लड़ने जा रहा है, नॉर्मल नहीं जा सकता। और ये केस लड़ने के उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एबॉर्शन कराना ही है, बच्चे को हटाना है, मैं आगे चल के, बच्चा ठीक है, सब कुछ सही है, थोड़ी बहुत कुछ एक आध समस्याएं थी, बाकी प्रॉब्लम नहीं थी। उनका कहना था कि मैं आगे पाल नहीं सकती बच्चे को, इसलिए बच्चे को हटाना। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको अगर अधिकार है तो बच्चे के भी तो अधिकार है, बच्चा अभी पैदा नहीं हो, आप उसको अभी मार दे रहे हो, ये तो गलत है। बच्चे आपके अधिकार हैं, आपका अपने शरीर पे अधिकार है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा आपके पेट में है उसका भी कोई ना कोई अधिकार है, उसके भी राइट है। इस इंडिविजुअल राइट को आप खतरे में नहीं डाल सकती, और आपके पास जेन्युइन रीजन तो होना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं हमारी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार जब केस लड़ रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना केस पक्ष रख रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी एक्ट का वायलेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुलाया जाएगा कि आप बताइए, वहाँ पर जाके अटॉर्नी जनरल पक्ष रखेंगे अपना और बोलेंगे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक्ट का वायलेशन हो रहा है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बच्चे के भी अधिकार है। अब अपने अधिकार तो ठीक है, उन्होंने कहा माई बॉडी माई राइट, हमारी इच्छा, जब चाहे बच्चे को मार देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं कर सकते, ये अधिकार बच्चे के भी अधिकार हैं, वो अनबॉर्न चाइल्ड है, उसके भी अधिकार हैं। और उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा पैदा होता है, इसकी देखरेख राज्य करेगा, स्टेट करेगा। राज्य ने उस बच्चे को गोद ले लिया, अब भारत सरकार उसको देखरेख करेगी। जब बच्चा पैदा होगा उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी माता ने कह दिया कि हम नहीं रखेंगे, इस बच्चे को रख ही नहीं सकते। सरकार ने कहा अगर आप नहीं पाल सकते, क्योंकि ये सरकार का अधिकार है, एक लोकतांत्रिक देश में आप रह रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक देश की सरकार चाहती है, चाहे वो पैदा हो चुका हो उस दुनिया में, ना आया हो, उसके बाद भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस बच्चे का ध्यान रखे। जब तक पैदा होगा उसके बाद में पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ ध्यान रखना राज्य का काम होगा। उस बच्चे को सरकार ने अडॉप्ट कर लिया, अब वो सरकार के अधीन रहेगा। ये होता है, सरकार ऐसा नहीं करती घर वालों ने छोड़ दिया फिर सरकार ध्यान रखेगी उसका। ये प्रॉपर हमारे DPSP में लिखा हुआ है कि जहाँ भी कोई भी परित्यक्त व्यक्ति है जिसको कोई ध्यान नहीं रख पा रहा, उसका ध्यान रखने का काम राज्य का होगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट कर लिया। ये तरीके होते हैं। बाध्य नहीं, तो सरकार खुद ही बाध्य है ना अपने आप में। जैसे आपके मूल कर्तव्य हैं, आप कहते हैं हम नहीं मानेंगे, रोड पे चलते हुए कूड़ा करकट ना फेंकना आपका कर्तव्य है ना, पर आप चलते हुए फेंक दे रहे हैं, नहीं मानना कोई बात नहीं, मानना मानिए, आपकी इच्छा। तो एक कर्तव्य है, पर आप खुद से ना अपनी नैतिक रूप से तो बाध्यकारी हैं कि अच्छा नहीं लग रहा देख के, जहाँ सुबह उठते हैं वहीं फेंके देना सब कुछ, तो ऐसा आपके ऊपर नैतिक कर्तव्य तो होते रहते हैं। नैतिक बाध्यता है, सरकार के ऊपर नैतिक बाध्यता है, सरकार ने कह दिया, सरकार अडॉप्ट कर लेगी, ये तरीके रहते हैं। तो इतनी प्रकार की स्वतंत्रताएं इनकी चर्चा है। और स्वतंत्रता क्यों चाहिए ये भी आपको पता है, क्योंकि आप व्यक्ति खुद का सर्वांगीण विकास कर सके, अंतःकरण से विकास कर सके, शुद्धिकरण से विकास कर सके, ये जरूरी है, व्यक्ति स्वतंत्र हो सके। ठीक, ये स्वतंत्रता थी। आगे न्याय की बात क्या हुआ? अभी स्लो है, अभी बढ़ेगी स्पीड, थोड़ा सा रुकिए, इसके जस्ट बाद बढ़ जाएंगे। न्याय, किस प्रकार का न्याय की चर्चा है? किस प्रकार के न्याय की चर्चा है? सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा। इतनी चर्चा की गई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। जब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की चर्चा की जाए, इसका मतलब है कि व्यक्ति को समाज में वो सारे अधिकार मिले जिससे वो समाज में रहने लायक बन सके, उसको न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने लायक संसाधन उपलब्ध हो, वो होता है सामाजिक न्याय। राजनीतिक आर्थिक न्याय व्यक्ति के रहन सहन खान पान के लिए या जो भी चाहता है अपने विकास के लिए, आत्म विकास के लिए जो भी संसाधन आवश्यक है आर्थिक रूप से, वो संसाधन उपलब्ध रहें, आर्थिक संसाधन। राजनीतिक न्याय क्या होता है? व्यक्ति को अपनी विचारों को, अपने अधिकारों को लेकर अगर उनकी आज़ादी है प्लस राजनीतिक विचारधारा में शामिल होने की आज़ादी है तो होता है आर्थिक राजनीतिक न्याय। अपने स्वतंत्र होकर राजनीति में शामिल हो पा रहे हैं, वो है राजनीतिक न्याय। ठीक है, राजनीति समझ में, तीनों न्याय समझ में आ गए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद बंधुता शब्द है। बंधुता का मतलब हाँ, आपस में मिलकर रह सके, बंधुता, फ्रेटर्निटी। ये आपस में लोग मिलजुल कर रहें, आपस में जुड़ कर रहें, वो है हमारी बंधुता। इस शब्द को पहले नोट्स में लिखा हुआ था, जो आपके बेसिक नोट्स है वहाँ पे लिखा ही था। और इसके अलावा समता हो गई। समता है कि किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार ना किया जाए, ये ध्यान में रखा जाए, विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाए, वो होती है हमारे बीच में समता स्थापित होना। उद्देशिका संविधान के अंग के रूप में आपको बता ही दिया, 1960 से पूर्व हम लोग मानते थे। 1960 में जब बेरोजगारी केस आया और बेरोजगारी केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली राष्ट्रपति ने कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है, तो फिर बेरोजगारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। 1973 तक 24 अप्रैल 1973 तक ये माना जाता रहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जब केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान की व्याख्या वही होगी जो उद्देशिका के आधार पर की जाएगी, ये बात कही गई। उसके अलावा संशोधन किया जा सकता है क्या? संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसकी मूल भावना के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और 3 शब्द जोड़े गए संशोधन के माध्यम से। उद्देशिका में पहली बार एक ही बार संशोधन हो, तब से संशोधन नहीं हुआ। संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया जो 1976 में संविधान संशोधन के उसके माध्यम से जोड़ दिया गया। 42 को मिनी, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था इसमें। इतने बड़े परिवर्तन कि संविधान लगता था कि संविधान खत्म ही कर देंगे। इंदिरा गांधी जी लगता था खत्म ही कर देंगे। बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए उन्होंने, इतने बड़े परिवर्तन किए कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करने वाली। और मतलब राष्ट्रपति की शक्तियां कमजोर कर दी, सब कुछ मंत्रिपरिषद में निहित कर लिया, तो ये लगने लगा था तो बड़ी समस्या है। ये अपनी खत्म होती है उद्देशिका, ये चर्चा हो गई उद्देशिका की। अगला टॉपिक संघ एवं राज्य क्षेत्र। छोटा सा टॉपिक है, टाइम कितना उस हिसाब से कर लिया जाए, हो जाएगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो ये किस भाग में शामिल है? पार्ट 1 में, जो आपको पीसीएस के लिए पहले पढ़ा रहे थे एक एक शब्द को कि कौन राज्य कब गठित हुआ, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, आया ही नहीं। एक बार आया 1990 में, आए दोबारा आया नहीं क्वेश्चन और इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। 1990 में पैटर्न बहुत अलग था यूपीएससी का। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते थे कि एक बार अगर वो पढ़ लो, लक्ष्मीकांत उस समय अगर आती होती होगी, और पता नहीं आई थी कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं, अगर आती होगी तो उस समय अगर लक्ष्मीकांत पढ़ के कोई चला जाए तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही करके आ जाएगा। और अब उस डायनेमिक थे ही नहीं क्वेश्चन, लोगों के पास इंटरनेट था नहीं, ना तो सरकार इतनी एक्टिव थी, ना ही मीडिया थी। मीडिया आए दिन आज कुछ ना कुछ दंगे, इतना कुछ होता ही नहीं था, देश में इतनी घटनाएं नहीं हो रही थी, इतना लोगों को अवेयर नहीं थे। अब जैसे जैसे संसाधन बढ़े, लोगों के पास अधिकार नए नए आए, लोग जो है तरीके से अवेयर हुए, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन डायनेमिक हो गए, लोग भी अवेयर हो गए। आईएएस नाम पर तब लोग जानते भी नहीं थे क्या होता है यूपीएससी। अब तो हर एक घर में जाओगे तो मिलेगा ही ना कोई ना कोई। तो भाग 1 संविधान का और अनुच्छेद 1 से 4 तक चर्चा की गई।
इन शब्दों में आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया। आर्टिकल 1 क्या कहता है मेरे भाई बताइए। पहला इंडिया जो कि भारत है, नहीं संविधान के हिसाब से चलेंगे। इंडिया जो कि भारत है, पहले इंडिया शब्द लिखा गया, उसके बाद भारत शब्द कह दिया। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये बात कही गई। अब राज्यों का संघ होने का मतलब हमारा यूनियन से, फेडरेशन से नहीं। ओके, ये बात याद रखिएगा। यूनियन टाइप की व्यवस्था है हम लोग, उसमें लिखा भी संविधान में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन शब्द का यूज हुआ है, फेडरेशन या फेडरल का स्टेट यूज नहीं हुआ है। तो इसमें क्या क्या पता चल रहा है? पहली बात आर्टिकल 1 से, एक तो भारत का नाम, देश का नाम, दूसरी राज्य की पद्धति, किस तरीके का राज्य होगा, एक संघ होगा, उसके बाद में पता चल रहा है। संघ का मतलब आपको पता है, जहां भी संघ होगा वहां राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का समझौता होगा, बंटवारा होगा, वो होता है संघ। ये बात पता है आप सबको, संघवाद। इसके अलावा आर्टिकल 2 क्या कहता है, याद है किसी को? आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों के गठन और प्रवेश की चर्चा की गई है। हाँ, भारत में नए राज्यों का गठन और या प्रवेश, इस्टेब्लिशमेंट या उनका रिऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश व गठन, नए राज्यों का प्रवेश जो पहले अस्तित्व में थे ही नहीं, उनको बाद में अस्तित्व में लाना। जैसे गोवा का के साथ क्या किया गया? पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेके आ गया। सिक्किम पहले वहाँ के शासक थे, सिक्किम के चौग्याल करके, उनके हाथ में था, इंडिया में ले लिया। जो अस्तित्व में इंडिया के साथ नहीं आ रहे थे, भाग रहे थे, मानेंगे नहीं, उनको लेकर आ गए, वो हो गए नए राज्यों का प्रवेश या गठन। तो हमने सिक्किम का प्रवेश किया, गोवा का प्रवेश किया, ये आर्टिकल 2 के तहत था। ये जो संशोधन किए जाते हैं आर्टिकल 2 के तहत लाने के लिए, उनको हम 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानते। ये चर्चा है, अभी आगे बताएंगे। ये हो गया आपका आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश व गठन की चर्चा, जो अस्तित्व में नहीं है अब उनको लाया जा रहा है। वो आर्टिकल 3, ये बात याद रखना, जो अस्तित्व में थे ही नहीं उनकी चर्चा है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा मतलब क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। गठन का मतलब होता है कि किसी नए राज्य एग्जिस्टिंग में, आर्टिकल 2 में गठन की चर्चा है, एस्टेब्लिशमेंट की चर्चा है। ठीक है, अब आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, जो पहले से भारत के हिस्से हैं, नए राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या कहें उनके नाम में परिवर्तन। आपको ये आर्टिकल कम से कम ये पहले 4 आर्टिकल तो एकदम से पता ही होने चाहिए। अब पहले 4 आर्टिकल नहीं पता फिर दिक्कत होती है। तो इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब अगर परिवर्तन हो रहा है किसी भी तरीके का, तो फिर अधिकार किसको होगा? संसद को अधिकार होगा, पार्लियामेंट को। अधिकार किसके पास है? नाम में, सीमा में परिवर्तन करने का किसी भी स्टेट के, वो अधिकार है संसद को। संसद कैसे करेगी? विधि बनाकर, विधि बनाकर एक काम करेगी। और लॉ बनाएगी कैसे? लॉ बनाने के लिए राष्ट्रपति से परमिशन चाहिए, राष्ट्रपति से अनुमति। जब राष्ट्रपति अनुमति दे देगा, और अनुमति देने से पहले राष्ट्रपति क्या करता है? ये बिल उन राज्यों को भेजेगा जिनकी सीमा में परिवर्तन हो रहा है, जिनको मिलाकर नया राज्य बनाया जा रहा है, या नए संघ शासित प्रदेशों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा रहा है अलग अलग तरीके से, जिनकी सीमा में बेसिकली परिवर्तन हो रहा है, नाम में परिवर्तन हो रहा है, उनके काट के नया राज्य बना। जैसे यूपी को काट के उत्तराखंड बना दिया, तो नया राज्य तो फिर पूछा जाएगा यूपी से भी, क्या सहमत हो? तो ये राष्ट्रपति की क्या उत्तरदायित्व होगा? वो उन राज्यों को
उन राज्यों से इस बिल के बारे में चर्चा करें। सहमति लेनी होती है, और अगर वो राज्य, पर्टिकुलर जो राज्य है, वो सहमति दे देते हैं, और सहमति नहीं भी देंगे तब भी कोई जरूरत नहीं, कंपलसरी नहीं, बस पूछ लिया जाएगा क्या चाहते हो ऐसा, नहीं भी दे रहे हो कोई बात नहीं, मान लेंगे। एक फिक्स टाइम दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में, टाइम दे देगा 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम में उनको अपनी विधानसभा से बिल पास करना होता है। और बिल पास कैसे होगा? सामान्य बहुमत से, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 50 से 1 ज़्यादा, 51%, एक तरीके से 50% से ज़्यादा अगर हो जा रहा है तो बहुमत हो जाए। साधारण बहुमत से जो लोग उपस्थित हैं सदन में और मतदान कर रहे हैं, उनकी चर्चा है। तो राष्ट्रपति का ये कर्तव्य होगा कि ऐसे बिल को उन राज्यों को भेजे जो राज्य प्रभावित हो रहे हैं, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, जो भी हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर बनाया जाए, या 2 से अधिक राज्यों को काटकर अलग से एक राज्य बना दिया जाए, संस्थापित प्रदेश, जो भी बनाया जा रहा है, उसमें प्रभावित होने वाले राज्यों के पास ये अधिकार होगा कि उनसे ये बात पूछी जाए। राष्ट्रपति का कर्तव्य पूछे, पर राष्ट्रपति एक नया टाइम फ्रेम देगा और राज्य विधानमंडल उस बिल को साधारण बहुमत से पास करेंगे। साधारण बहुमत से पास होने के बाद में ये बिल संसद में जाएगा, संसद उसको साधारण बहुमत से पास कर देगी। साधारण बहुमत से जब बिल पास हो जाएगा तब फिर वो स्टेट बन जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर है। ये आर्टिकल 3 कहता है। समझ में आ गया? ये राज्य का नाम चेंज नहीं हो रहा, डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हो रहा है, जिले का। ये राज्य के पास अधिकार है, समझ रहे हैं? आर्टिकल 4 क्या कहता है? 3 के अंतर्गत, आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा रहा है तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कहता है हमारा आर्टिकल 4। क्या 2 भी शामिल है? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आपकी बात का, क्योंकि आप कुछ गलत बोलते नहीं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देख लेते हैं आपकी बात मान रहे हैं। 2 और 3 दोनों है ना? वही तो, हाँ दोनों है, वही मैं कह रहा हूँ, दोनों इसीलिए लिखा है। हो सकता है लिखाते वक्त गलती हो गई। अब कई बार दो और 3 को करें, क्योंकि मैं हो सकता है छूट गया। मैं इसीलिए बोल रहा था कि एक बार आमिर भाई की बात जरूर सुनी जाए। आर्टिकल 4 क्या कहता है? 2 और 3 में किया गया कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसको सामान्य विधि से ही पारित कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना, जब नए आर्टिकल 2 के तहत कहा जाता है कि नए राज्यों का गठन, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी हम बाहरी क्षेत्र को हथिया लेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अगर किसी बाहरी क्षेत्र से हम कोई भी क्षेत्र ग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन जरूरी है। जैसे 2015 में 101वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से बांग्लादेश से कुछ क्षेत्रों को ग्रहण किया गया और कुछ क्षेत्रों को उनको दिया गया। कुछ इनक्लेव्स गांव थे, उनको दे दिया गया। अगर ऐसा कुछ परिवर्तन हो रहा है, डील हो रही है, फिर करना पड़ेगा संविधान संशोधन। नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपको बाहरी सीमा से नए क्षेत्र लेके आने हैं तो क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना पड़ता है। और इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अगर किसी क्षेत्र का आप अधिग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 में करना पड़ेगा। तभी आप उन राज्यों, उन क्षेत्रों को अपने भारत का हिस्सा बना सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अधीन रहकर। और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अधीन जब रहेंगे तब आपको 368 में संशोधन करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं संविधान संशोधन। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। समझ रहे हैं इस बात को? बाहर से कोई भी क्षेत्र ले रहे हैं, इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने पड़ेंगे। इंडिया का आपका हिस्सा, गोवा पहले से हमारा हिस्सा था और सिक्किम पहले से हिस्सा था, मान के चल रहे थे, तो उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं थी। हमने किया, अधिग्रहण कर लिया, आर्टिकल 2 के तहत लेके आ गए सिक्किम को। जब 2 के तहत सिक्किम को लेके आ गए थे, कोई समस्या नहीं थी। पर यहाँ क्योंकि बांग्लादेश से हमें वो क्षेत्र चाहिए थे और हमें कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को वापस देने थे, तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ा। ये बात समझ रहे हैं आप?
समझ गए? कोई डाउट हो तो बताइए, एक बार कंफर्म कर दिया जाए। पाकिस्तान ने हमारे हमला कर दिया हमको, हाँ और सर उसे अपने मिला नहीं, सर वो अंतर्राष्ट्रीय में आएगा। नहीं, अगर हमला करके जीत रहे हो तो कुछ ना कुछ कानून मानने पड़ेंगे, संविधान में संशोधन तब भी जरूरत होगा कि हम ये क्षेत्रों को शामिल कर रहे हैं, नए क्षेत्र आएंगे बाहरी क्षेत्र। पहले भारत का पार्ट था, पार्ट है तो उसके लिए कानून मानने पड़ेंगे, अब पार्ट नहीं है। पहले भारत में तो बहुत पार्ट म्यांमार भी था, उधर उधर बहुत कुछ था, जैसे कंबोडिया वगैरह सब कुछ भारत, श्रीलंका उनका, तो ऐसे तो मानने लगे तो अफगानिस्तान भी कब्जे में आ जाएगा। हाँ, तो ऐसे तो फिर ऐसे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून तो सब पूरा ऐसे चीन कर क्या रहा है? चीन यही तो कर रहा है। चीन कहता है ये बहुत पहले जो उसकी 5 फिंगर पाम पॉलिसी है, कहता है तिब्बत क्या है? हथेली है चीन की, तिब्बत हथेली मानता है, और उंगलियां 5 उंगलियां गिनाता है, कहता है लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम, इनको सबको कवर कर लेता है कि उसकी उंगलियां हैं, तो इनको सबको लेके जाएंगे। तो पूरा बना ही दिया, 5 फिंगर और पाम पॉलिसी लेके चलता है वो। कहता है हम तो इसे लेके जाए, बहुत पहले हमारे हिस्सा हुआ करते थे इसलिए हम इनको लेके जाएंगे। ये बात नहीं होती। ये बात समझ में आ गई? कोई भी संशोधन कैसे होगा? साधारण बहुमत से करना पड़ेगा। आर्टिकल 4 भी आपको समझ में आ गया, जहां आपने 4 लिखा था वो 2 और 3 कर लीजिएगा, ठीक हो गया? नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद ये खत्म होता है अपना पहला पार्ट, नागरिकता, सिटीजनशिप। आर्टिकल बताइए, 5 से 11 तक चर्चा है। अब लगेगी क्लास चलेगी थोड़ी स्पीड में, क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसे, उन पे एक एक शब्द पे चर्चा करना जरूरी है। क्वेश्चन हर एक शब्द से क्वेश्चन आ गए, उनकी क्लियरिटी नहीं होगी, फिर आप फंसेंगे। 5 से 11 नागरिकता की चर्चा करेंगे। कल नागरिकता का चैप्टर आपका खत्म होगा, क्वेश्चन खत्म होगा, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट का आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, लग जाए, हो जाएगा। कल आपका फंडामेंटल राइट का 50% चैप्टर कवर होगा। लगभग कहाँ तक जाएंगे हम लोग? आर्टिकल 20 तक। कल आर्टिकल 20 तक कवर कर लेंगे, समझ गए? तो बाकी अभी क्लास आपकी रोक रहे हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। और ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं उनके लिए वही पुराने शब्द, अपने टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट क्वेरी हो उसको वहाँ लिखिए, कोई भी समस्या आ रही हो तो टीम को कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होती हैं, उसको देख सकते हैं और टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको इस एडमिशन से रिलेटेड या नई बैचें, कोई भी बैच स्टार्ट हो रही है, उनसे संबंध में आपको चर्चा करनी है तो आप पता कर सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सभी को।